प्यारे बच्चों, इसके पहले आपको जो वीडियो भेजे गए थे उसमें शीत युद्ध की स्थिति के बारे में आपको अवगत कराया गया था। अब शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व स्तर पर जो भी स्थितियां उत्पन्न हुई उसके बारे में आपको बताया जा रहा है, उसको आप देखें। विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ। इसके बाद जैसा कि हमने बताया था इसके पहले कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसे संगठन की स्थापना की गई जो इस बात का आकलन कर सके, इस बात का एवेल्युएशन कर सके कि जो जान माल का नुकसान हुआ या अन्य जो दुर्व्यवस्थाएं उत्पन्न हुई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसको सही ढंग से आंका जा सके और जो स्थितियां इसके लिए उत्तरदायी थीं या जो कारण इसके लिए उत्तरदायी थे उसका इवैल्यूएशन किया जाए। उभर कर सामने ये आया कि कुछ ऐसे देश जिन्होंने अपने स्वार्थ के कारण प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत जो भी नीतियां बनाई गईं उसका स्वतः पालन न करते हुए उसका अपोज किए, विरोध किए या उन्हीं चीज़ों का पालन किए जो उनके स्वार्थ से जुड़ा था, और उसी का परिणाम रहा कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। लिहाजा द्वितीय विश्व युद्ध भी समाप्त हो गया 1945 में। इसके बाद पुनः एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की मांग हुई विश्व स्तर पर या विश्व के जनता के लोगों द्वारा कि जो इस बात को देखे या इस बात को रोके कि जो लोग अपने हठधर्मिता के कारण किसी भी दशा में किसी भी नीति का पालन जो कि एक देश के लिए आवश्यक होता है उसका स्वतः भी नहीं किए और एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न किए जिससे कि जो छोटे देश थे वह इनके साथ जुड़कर पोलराइज होने का काम किए और गुटबाजी के कारण जो है द्वितीय विश्व की स्थिति उत्पन्न हुई। पुनः 1945 में जैसा कि मैंने बताया कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, युद्ध तो समाप्त हो गए, लेकिन जो युद्ध के दौरान एक टीस कह सकते हैं ठेठ भाषा में उसको, देशों के द्वारा आंतरिक कलह के कारण, तनाव के कारण या कुछ ऐसी आंतरिक विवादें थीं जो कि युद्ध तो समाप्त हो गए, दिखावे के तौर पर युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी गई अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण या किसी भी चीज़ की वजह से आप कर सकते हैं, लेकिन वह पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ। एक तरह से खुलकर युद्ध समाप्त हो गए 1945 में, लेकिन शीत युद्ध जिसको हम बोलते हैं कोल्ड वार, वह पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ और टीस या जो एक आंतरिक कलह की भावना या आंतरिक द्वेष की भावना जो है मन में बड़े देशों के द्वारा, वह पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई। लिहाजा संयुक्त राष्ट्र संघ एक मजबूत संगठन के रूप में उभर कर आप लोगों के सामने आया, विश्व स्तर पर सामने आया 1945 में। लेकिन यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन कोई एक ऐसा संगठन नहीं था या कोई संगठन की जो कि खुद नीति बनाए और खुद उसका पालन करे। ये संगठन जो बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यह विश्व के सभी देशों की आपसी सहमति के द्वारा बनाया गया और इसका मेन मोटो ये था कि आपसी सहमति के आधार पर बनाए जा रहे हैं और सभी देश उसका स्वतः पालन करेंगे। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि कुछ देश स्वार्थीपन के कारण जो है उन्हीं नीतियों का पालन करते थे जो उनके स्वार्थ से जुड़ा था। अगर उनके स्वार्थ से जुड़ा नहीं होता था तो वह उनका पालन नहीं करते थे और परिणाम क्या होता था कि अन्य देश जो कि पूरी तरह से संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों पर चलने वाले थे, विश्व में शांति और सुरक्षा को पक्षधर थे,
वह अगर देखते थे, वाच करते थे कि कुछ देश जो कि नहीं पालन कर रहे हैं कुछ नीतियों का, कुछ सिद्धांतों का, तो वह भी धीरे धीरे जो है उन चीज़ों पर अमल करना शुरू कर दिए। लिहाजा शीत युद्ध की स्थिति धीरे धीरे कुछ देशों से बढ़कर अब बहुत से देशों तक विस्तारित हो गई। लेकिन जैसा कि हमने बताया, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद या द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1945 में यह देखा गया कि जो देश थे या जो संगठन बने देशों के द्वारा, उनकी अर्थव्यवस्था उन्हीं देशों तक सीमित थी जो कि विकसित की श्रेणी में थे। ऐसे देश जो विकसित देशों की श्रेणी में थे, यह अर्थव्यवस्था उन्हीं तक सीमित हो गई। धीरे धीरे जब भी पूंजी की बात आती थी विश्व स्तर पर, तो ये देखा जाता था कि जो पूंजी थी मीन्स कैपिटल, वह विश्व स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे देशों तक सीमित जाकर हो जाती थी जो कि विश्व में एक तरह से या द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान द्विध्रुवता का नेतृत्व कर रहे थे, जैसे अमेरिका और रूस। यानी कि वहाँ पर उन देशों की उपेक्षा हो जाती थी जो छोटे देश थे या जिनका अस्तित्व प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पूरी तरह से समाप्त हो गया था। सोचने वाली बात बच्चों यहाँ पर यह है कि अगर जो देश बड़े थे, जिनका अस्तित्व बड़ा था, जिनका वजूद बड़ा था, अगर वह समाप्त भी होंगे तो समाप्त होते होते भी उनका कुछ अस्तित्व या अंश शेष बचा रहेगा। लेकिन जिनकी पूंजी कम हो, जिनका अस्तित्व कम हो, जिनका पूंजी इन्वेस्टमेंट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर या विश्व के मानक पटल पर कम होगा, अगर वह समाप्त हो जाएंगे मीन्स वहाँ वह देश ही समाप्त हो जाएगा, उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। वह किसी भी चीज़ का, किसी भी मुसीबत का, किसी परेशानी का, किसी आर्थिक स्थिति को चेस करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। ऐसी स्थिति में एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के खोज या कह सकते हैं कि एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महसूस हुई जो बड़े देशों के साथ छोटे देशों के अस्तित्व को भी बचाए। मीन्स विकसित देशों के साथ विकासशील देशों को भी अपने वजूद में, अपने अस्तित्व में बनाए रखे, जिससे कि उन देशों की जनता को भी आवश्यक सुख सुविधाएं प्राप्त हो सके। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था को सुधारने में पूंजी का अहम स्थान होता है। बिना पूंजी के न तो हम अपनी जनता को, अपने देश के लोगों को कोई सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं, न तो वहाँ की अर्थव्यवस्था में सुधार हो सकता है। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी विडंबना है कि पूंजी का प्लोराइजेशन होने से, पूंजी का, कैपिटल का ध्रुवीकरण होने से जो पूंजी थी, जैसा कि हमने बताया, केवल विकसित देशों मीन्स अमेरिका और रूस तक ही सीमित रहकर हो जाती थी। पूंजी का जो पार्टीशन होता था, जो बंटवारा होता था, वह छोटे देशों मीन्स जिनका अस्तित्व या तो नहीं के बराबर था या जो उभरने की कोशिश कर रहे थे वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता था। ऐसी स्थिति में जो विश्व के नीति निर्माता थे, पॉलिसी डिसीजन मेकर थे, वह उन्होंने सोचा कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था को डिराइव किया जाए, विकसित किया जाए, जो कि बड़े देश के साथ साथ छोटे देशों का भी कल्याण कर सके, वहाँ के लोगों का विकास कर सके। इसके बाद जैसा कि हमने बताया कि अर्थव्यवस्था या नई अर्थव्यवस्था की शुरुआत के बाद विश्व स्तर पर यह देखा जाने लगा कि एशिया में उभरते देश के रूप में भारत बड़ी मजबूती से अपने कदम को बढ़ा रहा था। परिणाम उसका यह था कि जैसा हमने बताया था कि कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अनेक प्रलोभन के बाद भी भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में
गुट में शामिल न होने की वजह से इसका अमेरिका द्वारा प्रबल विरोध भी किया गया है। अमेरिका के कारण जो है स्थितियां केवल कुछ देशों तक सीमित होकर रह गईं। ऐसी स्थिति में ये देखा गया कि देश संसाधन के रूप में समान नहीं है। बड़े देश पूर्ण रूपेण या जिनका विकास हो चुका है, जो संसाधनों का पूर्ण उपभोग कर चुके हैं, जैसा कि विकसित देश की या विकसित की श्रेणी में वही आते हैं जिनका संसाधनों का पूर्ण उपभोग हो चुका है। विकासशील मीन्स जो संसाधनों का उपभोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि छोटे देश जिनका अस्तित्व पूंजी के आधार पर ही निर्भर करता है, आवश्यक है कि उनको भी उभरने का या उनको भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि बनाने का मौका प्रदान किया चाहिए था। ऐसी स्थिति में जैसा कि हमने बताया कि नीति निर्माताओं ने भारत के गुट निरपेक्षता की नीति को स्वीकार कर या और भी देश जो कि भारत की गुट निरपेक्षता के पक्षधर थे वह भी भारत का समर्थन किए, विश्व युद्ध में शामिल नहीं हुए। और जैसा कि हमने बताया कि अमेरिका या अन्य देशों द्वारा इसका खुलकर विरोध किया गया। आलोचना क्या की गई? भारत के संबंध में गुट निरपेक्षता आंदोलन की आलोचना कि भारत ने क्यों गुट निरपेक्षता का समर्थन नहीं किया गया, उसका कुछ देशों द्वारा आलोचना भी किया गया। उसमें नंबर 1 पर अमेरिका था। चूंकि बच्चों अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका या रूस, यही दो देश ऐसे थे जिन्हीं के इर्द गिर्द विश्व युद्ध का नेतृत्व हो रहा था। इनकी स्थितियां ये थीं कि यह जो है एन तेन प्रकारेण या इस सिद्धांत पर एक कार्य कर रहे थे कि एन तेन प्रकारेण हमको संबंधित देश से समर्थन लेना है। सिर्फ समर्थन तक ही सीमित नहीं था, उस समर्थन के साथ साथ उसमें बहुत सी चीजें थीं। पहली चीज तो ये कि वहां की जनता का समर्थन, सरकार का समर्थन, संसाधनों का उपभोग, सैनिक अड्डा से लेकर तमाम गतिविधियां संबंधित देश से संचालित की जाती थी। और उस स्थिति में वहां की या उस देश की अर्थव्यवस्था इतनी बुरी तरह प्रभावित होती थी कि युद्ध के बाद वह देश या तो भुखमरी के कगार पर हो जाता था या वहां आंतरिक विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी, या कभी कभी वह देश का वजूद ही समाप्त हो जाता था। और होता क्या था कि अगर उसके नज़दीकी देश या पड़ोसी देश जो भी देश है अगर उससे थोड़ा भी सक्षम है तो उस देश पर चाहे सैनिक कार्रवाई के माध्यम से या आक्रमण करके उसको अपने पक्ष में मिला लेता था या उस पर अपना अधिकार कर लेता था। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन था, विश्व के बड़े देशों की एक मानसिकता थी। चूंकि ये मानसिकता कोई अलग मानसिकता नहीं थी। अगर हम बात करें जो भी क्रांतियां हुई विश्व स्तर पर, चाहे फ्रांस की क्रांति रही हो, रूस की क्रांति रही हो, अमेरिका की क्रांति रही हो, तो वहां की एक मोनोपोली रही है कि वहां के राजा या शासक जो भी हुआ करते थे वह निराश्रित लोगों पर, निसहाय लोगों पर हमेशा अधिकार करके उनको अपने बस में या अपने हिसाब से हैंडल करते थे। निश्चित है राजाओं का शासन वहां से समाप्त हो गया। क्रांति के उपरांत जो है हर जगह राजाओं का शासन लगभग, या पादरियों का शासन, अप्रत्यक्ष रूप से पादरी ही भी शासन करते थे, समाप्त हो गया। लेकिन एक मानसिकता जो है वहां के नागरिकों में या वहां के शासकों पर पूरी तरह विद्यमान था। उनके दिमाग में एक मानसिकता थी
कि हमको शासन नहीं करना है, बल्कि हमको शासन करके वहाँ के नागरिकों पर या वहाँ के लोगों पर या जनता पर अपना प्रभुत्व जमाना है, प्रभाव जमाना है। तो वो जो एक मानसिकता थी वह सिर्फ अपने देशों तक सीमित नहीं रहती थी, वह अपने देश के अलावा जो भी छोटे देश थे जो कि उनका आधिपत्य नहीं स्वीकार करते तो वहाँ तक पहुँच जाती थी। ऐसी स्थिति में ये देखा जाता था कि देश आधिपत्य तो स्वीकार करते थे, लेकिन आधिपत्य तक ही नहीं सीमित रहता था। एक तरह से आधिपत्य स्वीकार करने के बाद अपने देश की जनता के साथ साथ अपने देश की जनता का समर्थन प्लस संसाधन सभी जो है बड़े देशों को समर्पित कर देना होता था। परिणाम में होता था कि वह देश पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाते थे और एक दिन ऐसा आता था कि वहाँ की जनता जो है खाने के लिए, पहनने के लिए या अन्य आवश्यक चीज़ों के लिए जो है सड़कों पर उतर जाती थी। इसके बाद आता है बच्चों भारत एवं विश्व की राजनीति। जैसा कि बताया गया कि भारत ने गुटनिरपेक्षता का समर्थन करते हुए द्वितीय विश्व युद्ध में किसी भी गुट का समर्थन नहीं किया और उसी का परिणाम रहा कि कुछ देश जो कि इसके सिद्धांत से सहमत हुए थे 1 मई 1974 को एक नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का भी आगाज किए। बेहतर परिणाम, बेहतर रिस्पांस देखने को मिला। ऐसी स्थिति में भारत की पहचान विश्व स्तर पर एक ऐसे देश के रूप में उभर कर सामने आई जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के बड़े देशों में शुमार या उसकी काउंटिंग की जाने लगी, क्योंकि भारत ने अपने बड़कपन का एहसास उस समय ही करा दिया जब अनेक दबाव के बावजूद भी द्वितीय विश्व युद्ध में भारत ने गुटनिरपेक्षता का समर्थन किया। चूंकि भारत ने गुटनिरपेक्षता का ही समर्थन नहीं किया, उसने अन्य देशों को भी इसके भयावह, इसके परिणाम या इसकी दुश्वारियों से अवगत कराया और ऐसे देश जो कि इससे सहमत हुए, इसके रिस्पांस को देखे, इसके परिणाम को देखे और वास्तव में इस बात का रियलाइजेशन किए, इस बात का अनुभव किए, एहसास किए कि इसमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है। अब भारत द्वारा जिस प्रकार की राजनीति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत की जा रही है वह वास्तव में एक ऐसी राजनीति है जिसमें विश्व का कल्याण है, विश्व में शांति और विश्व में सुरक्षा की आवश्यकता को ध्यान या मद्देनजर रखकर भारत द्वारा ऐसा किया जा रहा है। इसके उपरांत देखने को ये मिला कि वास्तव में क्या यह एक प्रासंगिकता थी, यह एक आवश्यकता थी भारत के द्वारा। बच्चों, अगर हम युद्ध की बात करें तो युद्ध एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें केवल नुकसान होता है। भारत ने पहले विश्व युद्ध में इस बात का एहसास नहीं किया। चूंकि पहला जो विश्व युद्ध था उस समय भारत गुलाम था, द्वितीय विश्व युद्ध में भी गुलाम था, लेकिन पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों द्वारा लालच दिए जाने की बात सामने आई तो यहाँ के नेताओं ने यह सोचा कि हो सकता है भारत अगर समर्थन करता है विश्व युद्ध में तो हो सकता है प्रथम विश्व युद्ध के बाद संसाधनों का उपयोग करने के बाद या सैनिकों का उपयोग करने के बाद या यहाँ के लोगों का किसी भी प्रकार से उपयोग करने के बाद अंग्रेज मोबिलाइज हो जाएं और उनके मन में कहीं ना कहीं दया की भावना उत्पन्न हो जाए और वह स्वतः जो है भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा कर दें। जो स्वतंत्रता की घोषणा 1947 में किया गया वह स्वतंत्रता हो सकता था
1918 में प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद ही हो जाती। लेकिन भारत इस पैतरेबाजी को, इस धूर्तबाजी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लगभग समझ गया था कि यह सिर्फ एक चाल है और भारत के संसाधनों का, भारत के लोगों का, भारत की जनता का, भारत के संसाधन का, भारत की मिट्टी का सिर्फ उपयोग कर लास्ट में धोखा देने वाली ही बात रहेगी। ऐसी स्थिति में अगर हम प्रासंगिकता की बात करेंगे, आवश्यकता की बात करेंगे, तो यह कभी भी न्यायोचित नहीं था कि भारत जो है चाहे प्रथम विश्व युद्ध में किया, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में अगर नहीं समर्थन किया तो निश्चित है कि उसने एक बड़ा निर्णय लिया और उससे सिर्फ भारत का ही कल्याण नहीं हुआ बल्कि पूरे विश्व में शांति और सुरक्षा का जो वातावरण है वह एक प्रकार से अलग वातावरण बनकर तैयार हुआ। और उसी का परिणाम है कि आज भारत की पहचान एक ऐसे देश के रूप में की जाती है जिसने प्रारंभ से ही विश्व में शांति, सुरक्षा और सहिष्णुता का पक्षधर रहा है। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगले पार्ट का वीडियो आपको आगे की क्लास में दिया जाएगा। और दूसरी चीज़ है, जो भी नोट्स या पीडीएफ आपको भेजे जा रहे हैं उसको आप, जो भी आपको शेड्यूल भेजा गया है उस शेड्यूल पर जा रहे हैं तो आप उसको नोट्स अपना बनाते चलें। और अगर किसी प्रकार की कोई आपको समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो आप व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क कर उसको जो है या उस पर डिस्कशन कर सकते हैं या उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।